सबसे पहले तो तमाम अहबाब का शुक्रिया कि वो बड़े ही शॉर्ट नोटिस के ऊपर तशरीफ़ लाए, और क्योंकि जो तकरीब थी हमारी बहुत ज़्यादा पब्लिक नहीं थी, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इश्तिहार भी नहीं लगाए गए और बहुत ज़्यादा बताया भी नहीं गया। तो मखसूस अफराद को दावत थी ताकि एक अच्छी डिस्कशन हो, एक अच्छा माहौल हो और हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने मेहमान ग्रामी से जो है इल्म हासिल कर सकें। तो हमारे मेहमान आज के वैसे तो तारुफ के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि रस्मन महफिल का आगाज़ इसी तरह होता है, तो उनका तारुफ डॉक्टर फ़र्रुख सुहेल गोंदी साहब मशहूर मुसन्निफ़ हैं, और सबसे बड़ा तारुफ इनका ये है कि जहाँ गर्द हैं, और दहशत गर्द नहीं है, ये जहाँ गर्द है। और ख़ासियत इनकी ये है कि जहाँ से भी गुजरते हैं तो वहाँ जहांगीर कहलाते हैं। तो मज़ीद मेरा नहीं ख्याल कि मेरा हायल होना मुनासिब है, और 1% भी मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसी इंफॉर्मेशन दे दूँ जिस जगह से मुतल्लिक है, तो मैं फ़ौरन से ही इनकी जानिब बढ़ता हूँ कि आगाज़ करें। तो इस तकरीब के लिए मैं सबसे ज़्यादा इसलिए शुक्रगुज़ार हूँ इस तंजीम का, तुगवा का, जिन्होंने ये जगह फ्राहम की, और उसके रूह रहा जो हैं हमारे उनका इसमें ग्रामी, मैं चूँकि मरद जान दुमान साहब का भी शुक्रिया, और उसके साथ जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स इन टर्की हैं हाफिज़ उज़ैर साहब का और अनस समान का शुक्रिया कि इन्होंने आज इस संजीदा गुफ्तगू के लिए एक ऐसी संजीदा महफिल, और ये मेरी भी ख्वाहिश थी कि ज़्यादा क्राउड में संजीदा बात नहीं की जाती, क्योंकि आज का सोशल मीडिया है। तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इसको मुनज़्ज़म किया। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों बहनों बच्चों दोस्तों, मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है कि मैं आज इस्तांबुल के एक ऐसे मुकाम पर बैठा अपने दोस्तों के साथ, जिसको कि बहुत ज़्यादा लोग, मैं तादाद नहीं कह सकता कि कितनी हज़ारों या लाखों लोग देखें और सुनेंगे, कि इस मकाम से मेरा ताल्लुक़ 39 साल से है, और बर्रे सगीर का ताल्लुक़ इस मुकाम से 500 से 400 साल तक मिलता है, जो सराख मिलता है। तकिया हिंद या सराय हिंद भी इसको कहते हैं। इसको एक वक्त में यहाँ पर जो इनकलाबी आकर रहते थे बर्रे सगीर से, इसको हिंद मंजिल भी कहते थे। तो ये हिंद सराय भी कहलाता था अक्सराय के अंदर। और मेरे लिए बड़ी एजाज़ की बात है कि मैं बचपन से तुर्की को मौजू बनाया। मुझसे अक्सर आजकल नौजवान ये पूछते हैं जी टर्की क्यों, तो मैंने असल में पाकिस्तान में स्पेशलाइजेशन का रवाज नहीं है लिखने वालों में। तो मैं उनको कहता हूँ कि डॉक्टर जब बनता है डर्मेटोलॉजिस्ट होता है, जब आप स्पेशलाइज कर जाते हैं, कोई इंटरनल मेडिसिन होता है। हमारे मुल्क में लिखने वालों की स्पेशलाइजेशन नहीं है। तो मैंने तो खैर ये बहुत बचपन से कहना चाहिए, उस वक्त बचपन होता है, कि इस पर लिखना शुरू किया टर्की को, और सारे टर्की को। मतलब पढ़ते पढ़ते वो ऑटोमन का टर्की, मॉडर्न टर्की, सल्जूक, उससे पहले का टर्की, तुर्क, फिर सरजमीन की हिस्ट्री, बेजेंटीनियन, रोमन, ग्रीक्स, उससे पहले। तो आज का मेरा जो मौजू है, फोकस मैंने चुके करना है बर्रे सगीर के तुर्कों के साथ ताल्लुकात। पहले ये मैं बता दूं कि मेरे लिए मुश्किल था, कि मेरे लिए चूँकि बड़ा आसान है तुर्की पे बोलना या लिखना, और मैं अगर लिखता चला जाऊं तो मुझे मज़ा भी आता है, लेकिन मुश्किल काम होता है उसको मुख्तसर करना। तो इस्तांबुल की तारीख़ में 2 लफ्ज़ों में बता दूंगा कि बयास ने आबाद किया था, लेकिन उससे पहले ये फिनिशियंस की आबादी थी, यानी लेवंत के लोग, जो लबनानी लोग हैं, उनकी बस्ती थी ट्रेडिंग की, क्योंकि वो पहले लोग थे जिन्होंने समुंदर से ट्रेडिंग शुरू की थी। फिर यूनानी बयाज ने आबाद किया था, और इसको अंधी बस्ती कहते थे, चूँकि दूसरी तरफ था, उस कदर की तरफ। तो फिर ये आबाद हुआ, और बेजेतियम इसको कहते थे, जो पहला इसकी थी। और इसके चांद तारे की भी आज तारीख बताऊंगा, जो हम कहते हैं चांद तारा, वो क्यों नहीं है किसी अरब मुल्क में, स्वाय मराकश त्यूनिस में। तो जो तुर्कों के साथ बर्रे सगीर के ताल्लुकात हैं, मेरे एक दोस्त हैं मौलाना अबैदुल्ला सिंधी के, वो भी फॉलोअर हैं, डॉक्टर अबू बकर, जमीयत उलमा इस्लाम के लीडर भी हैं, प्रोफेसर भी हैं। तो उन्होंने कहा बर्रे अजीम कहे। मैं तो मानता ही ये हूँ कि बर्रे सगीर असल में बर्रे अजीम है। ये बहुत बड़ा ख़िता है, मैंने दुनिया के 100 ममालिक देखे हैं,
और जो डाइवर्सिटी देखी है, यूरोप में इतनी डाइवर्सिटी नहीं है जितनी हमारे बर्रे सग़ीर में है, पाकिस्तान से लेके बांग्लादेश और श्रीलंका तक। तो ये जो ताल्लुकात हैं इसकी मुख्तसर ये, तुर्क तो हमारे पड़ोसी थे, चूँकि तुर्कों का जो ओगर तुर्कों का मरकज़ है वो सेंकियांग है, चीनी तुर्कस्तान। तो ये जो कराकुरुम लफ्ज़ है ये भी तुर्की का लफ्ज़ है, और ये कराकुरुम काला पत्थर, और ये हम कहते हैं ना गिलगित, गैल और गित, ये भी तुर्की का लफ्ज़ है। ये जो हमारा शहर है गिलगित। तो ये जो ताल्लुकात बर्रे सगीर के साथ तुर्कों के हैं ये दरअसल कबल इस्लाम के भी हैं, लेकिन फिर जो तुर्कों का एक दुनिया में सियासी तारीखी रोल बनता है वो सल्जूक पीरियड में। तो अगर आप देखें, मतलब अफ़गानिस्तान चूँकि उस वक्त कोई ऐसा मुल्क नहीं था, कुछ खित्ता ईरान में होता था, कुछ हिंदुस्तान में होता था। जैसे मौलाना जलालुद्दीन रूमी जो थे वो बल्ख के थे। आज भी अगर आप किसी अफ़गानी को कहें मौलाना रूमी तो वो कहते हैं नहीं मौलाना बल्खी। लेकिन जो फिर ताल्लुकात इस्टेब्लिश हुए वो ख़ुसूसन ऑटोमन पीरियड में बहुत गहरे ताल्लुकात हैं। मसलन तकिया हिंद या सराय हिंद, इसको जो भी नाम दे दें, इसकी जो हिस्ट्री मैंने ढूंढी थी, मैं अभी उस पर मुस्तनद राय नहीं ले सका, लेकिन मेरा ख्याल ये दुरुस्त है। सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने जो नक्शबंदी और कादरी सूफिया कराम हिंदुस्तान से, चूँकि बहुत बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा मुसलमानों का खित्ता ही वो था उस वक़्त भी, तो जो हज करने जाते थे और इस अरब खित्तों में और तुर्क खित्तों में जो सूफिया कराम आते जाते थे, उनका जंक्शन तुर्की का ये इलाका और कास्तामोनो भी था। वो शहर भी मैंने काफ़ी पहले देखा था। तो इसलिए जो तुर्कों के साथ बर्रे सगीर के ताल्लुकात हैं, जैसे इन्होंने कहा जहांगीर, तो कल मैं किसी को कह रहा था कि अगर आप सूफिया कराम को देखें तो वो सारे जहांगीर होते थे। वो एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाते थे और उस मुल्क में बस जाते थे और उनके कल्चर को अडाप्ट करके वो उनका जो अपना सूफिया कराम का एक तरीक़ाकार इस्लामी और इंसानी पैगाम देना होता था। अब ताल्लुकात की तारीख़ में बताता हूँ। ऑटोमन पीरियड में जो हिंद तुर्कों के ताल्लुकात उतार चढ़ाव भी आया है। ये नहीं है कि बिल्कुल दोस्ती होती है, हुक्मरानी में बड़ा कुछ होता है। लेकिन एक शख्स थे जिनका जिक्र मैं यहाँ करूँगा, जो सुलेमान अली शान का ज़माना था। एक तुर्क एडमिरल थे। ये किताब मैंने तर्जुमा उर्दू में तकरीबन हो चुकी है, अब हम इसको शाया करेंगे मैं खुद ही। उसका नाम था सीदी अल रईस। ये एडमिरल थे सुलेमान अली शान के। 1553 से 1556 तक इन्होंने गुजरात जाके, सूरत जो हिंदुस्तान का गुजरात है, वहाँ पर ये अपने बहरी जहाज़ के ज़रिए उतरे और ये हुमायूं का ज़माना था उस वक़्त हिंदुस्तान में। फिर ये हिंदुस्तान घूमे। वो किताब मुझे नायाब किताब है, 1899 में वो यूरोप में छपी थी, तुर्की में वो छप चुकी थी पहले तुर्क ज़बान में, और इसको दुनिया के अवलीन सफ़रनामों में इनको भी सफ़रनामा करार दिया जाता है। चूँकि सुलेमान अली शान के ज़माने में जो तुर्क थे ऑटोमन, ये बहरी रास्तों पर इनका इतना कंट्रोल था कि मेडिटेरेनियन को लेक ऑफ टर्क्स कहते थे यूरोप के। मेडिटेरेनियन में तुर्कों के जहाज़ यूँ आते जाते थे जैसे अपनी झील हो। तो माल्टा की जंग भी खैर एक बड़ी तारीखी जंग है उसी लेक के अंदर, वो एक अलहदा दास्तान है। तो तुर्कों की ये ख्वाहिश थी कि हम बहरे हिंद तक रसाई हासिल करें। तो सुलेमान अली शान ने अपने इस एडमिरल को भेजा हिंदुस्तान, और फिर वो बहरी जहाज़ के बजाय वापस आया सेंट्रल एशिया में, बुखारा में, समरकंद में, दूसरे तुर्क जो रियासतें थी उधर आते हुए, और उसने फिर एक किताब लिखी और बादशाह के कहने ख्वाहिश पड़ी। तो ये जो ताल्लुकात थे, अगर उस किताब में आप पढ़ें कि वो कुछ चीज़ों से इंस्पायर हो रहा है, कुछ चीज़ें हम में बड़ी शानदार थी, तो हमारे ताल्लुकात की ये नोयत है। अब ये जो ताल्लुकात का जो तकरीबन आखिरी 150-200 साल हैं, जो हिंदुस्तान का जवाल है और ऑटोमन के आखिरी हैं, बहादुर शाह जफ़र पर जब ट्रायल हुआ तो बहादुर शाह जफ़र पर एक इल्ज़ाम ये भी था, अगर आप पूरा ट्रायल पढ़ें, वो भी हमने छापा है, उसको तर्जुमा करके पूरा ट्रायल हमने छाप दिया है। जमहूरी पब्लिकेशन हमने इसीलिए बनाया था कि हम इल्म की बुनियाद पर पाकिस्तान के अंदर अदारे कायम करें। कि उसके ट्रायल में एक इल्ज़ाम ये था कि वो ऑटोमन से मदद ले रहा था अपनी सल्तनत बचाने के लिए, जो अंग्रेज़ ने एक अदालत लगाई और उसको सज़ा दी गई। तो जो हिंदुस्तान और ऑटोमन के ताल्लुकात थे उसके अंदर बड़े डिसाइसिव पीरियड्स हैं, मसलन जैसे बहादुर शाह जफ़र का ज़माना है। लेकिन टीपू सुल्तान के ज़माने में, जहाँ आज हम बैठे हैं,
यहाँ अब आपने कब्र देखी होगी, मैंने अपनी किताब लोग दर लोग जो 3 के 4 साल पहले छपी उसमें जिक्र किया था। मुझे ये जगह कैसे मिली, मैं जब 83 में एक ट्रैवलर के तौर पर ही आता हूँ मैं तुर्की या किसी भी मुल्क, तो मौलाना अबैदुल्लाह सिंधी मरहूम की शक्ल में मिली और मुझे नहीं था पता कि यहाँ इसकी क्या तारीख। फिर जब पढ़ता चला गया तो इस जगह की बड़ी शानदार तारीख मिली कि जो सुल्तान टीपू था, नेपोलियन का ज़माना था, तो सुल्तान टीपू ने अपना एक वफद भेजा जिसमें 100 सिपाही थे और एक सरदार जो जिसका नाम सरदार था, जिनकी कब्र है यहाँ पर, वो यहाँ मदफन है, लेकिन वो ताउन से मर गए। लेकिन टीपू सुल्तान कोई ऐसा छोटा मोटा सुल्तान नहीं था। मैं अपनी तारीख पर बड़ा फ़ख्र करने वाला हूँ। टीपू सुल्तान ने जब ऑटोमन सुल्तान के पास अपना डिप्लोमेटिक वफद और अपना वो जो कमांडर भेजा था, उसके अंदर जो तहाइफ थे, अभी मैं बता रहा था, 501 तहाइफ थे जो ऑटोमन दरबार में पेश किए गए। और जो इस वफद का डिप्लोमेटिक वफद का इंचार्ज था, उनका इसमें गिरामी था सैयद गुलाम अली। जो सरदार अमाम थे ये सिपा सलार थे और ताउन की वबा की वजह से वो यहाँ पर सब लोग हलाक हो गए, कुछ शायद वापस चले गए। तो टीपू सुल्तान ये चाहता था, चूंकि बसरा ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा था, जैसे आप सब लोगों को पता है, कि बसरा किसी तरह हिंदुस्तानी ताजरों की दस्तरस में दे दी जाए, मुझे ठेके पे दे दो, ठेके पे कॉन्ट्रैक्ट, जैसे हम ग्वादर आज चीन को दे चुके हैं कि हमें कॉन्ट्रैक्ट पर बसरा दे दो टीपू सुल्तान, और मैं बेंगलोर आपको कॉन्ट्रैक्ट पर दे देता हूँ। वो चाह रहा था कि ऑटोमन का भी डिक्लाइन हो रहा था और हिंदुस्तान में भी जो मुस्लिम एम्पायर थी वो डिक्लाइन पे थी, कि हम एक नया कनेक्शन बना के और मिलिट्री पावर बना के यहाँ से ट्रेनिंग भी लें। वो जो 100 सिपाही आए थे मॉडर्न ट्रेनिंग लेने के लिए। तो ये जो तजाद था बरतानिया और फ्रांस का उन दिनों, उस तजाद में उन्होंने ताल्लुक बनाने की कोशिश की। बर्रे सगीर के लोगों ने ऑटोमन के साथ, टीपू सुल्तान ने एक बड़ा संगे मील माइलस्टोन है उस तल्लुकात की तारीख में, लेकिन वो कामयाबी नहीं हो सकी। जहां मैं एक सरसरी सी बात बता चलूं कि टीपू सुल्तान का एक कारनामा मुझे बड़ा याद है। आज की दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ मिसाइल है। हमारे दोस्त, हमें अपने पर फ़ख्र करना चाहिए, क्योंकि मैं कॉलोनियलिज्म का हामी नहीं हूँ कि दूसरों की तारीख को अपनी तारीख बना के ये फ़ख्र करूँ। मिसाइल की जो पहली इन्वेंशन थी भी वो भी टीपू सुल्तान ने की थी। जैसे सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने औरबान की तोपें ना होती हैं। सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह खाली बहादुर नहीं था, बहादुरी कोई चीज़ नहीं होती। सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह की जो मैंने फ़तह इस्तंबुल अपनी किताब जहांगर्द में लिखी है, वो पढ़ने वाली है। उसने एक मॉडर्न आर्मी बनाई थी। यूरोप की सबसे बड़ी मॉडर्न इन्फेंट्री जो थी उस वक्त सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने बनाई थी, और औरबान से जो दुनिया की सबसे बड़ी तोपें थी उस वक्त की, वो समझे उसका दुनिया का B-52 था, वो पड़ी हुई हैं रोमली हिसार में उसकी तोपें, वो उसने खरीदी थी और मॉडर्न आर्मी बनाई थी। फिर ये तोपें, यही तोप का कॉन्सेप्ट यहाँ पर मुगलों ऑटोमन का कुछ प्रॉब्लम भी हुआ था कि इन्हीं के कुछ लोगों की मदद से जब बाबर हिंदुस्तान में गया था तो तोप पहली दफ़ा इस्तेमाल हुई थी। बाबर का हिंदुस्तान फतह करने की बुनियाद तोप का गोला था, आग का। पहले मंजीकें होती थी। तो ये जो ताल्लुकात थे ये बड़े गहरे ताल्लुकात थे ऑटोमन के साथ, तुर्कों के साथ। जैसे मैंने सेंकियांग के ओगर तुर्कों का जो गिलगित से पार है, और यहाँ आपको पता है, आप तो अब तुर्की पढ़ते हैं, रहते हैं, कि ये ओगर तुर्क होने पर बड़ा फख्र करते हैं, और सेंकियांग तो सारा ही तुर्कों का है। लेकिन जब मैं 83 में यहाँ आया और फिर मैं तवातर से यहाँ आता हूँ, अभी आखिरी दफ़ा पिछले साल आया, तो मुझे जो जुस्तजू हुई वो हिंदुस्तान में, यानी कि मुत्तहिदा हिंदुस्तान में आज़ादी की तहरीकों की जो मुजाहिदीन थे, मुख्तलिफ नुक्ता नज़र के, ये बड़ी अहम बात है। गदर पार्टी, किसी को नहीं पता कि हिंदुस्तान में कितनी बड़ी पार्टी थी जिसके बहरी जहाज़ को कनाडा में उतारने दिया गया, पहले जापान में। वो किताब भी हमारे पास है। जो पंजाब के सिखों ने, उनको गदरी बाबे कहते हैं। आज भी अमेरिका में बड़े बड़े सिखों के जो फार्म है उन्हीं गदरी बाबों की नस्ल है, कि उनके बहरी जहाज़ थे, उनको बिल्कुल जिसको कहते हैं ना सीज कर दिया था, तो वो फिर अमेरिका भी उतरने, उनका भी राब्ता ऑटोमन के साथ था। हमारे एक दोस्त के पास पंजाब इंटेलिजेंस की एक ऐसी डायरी मिली है, जो उनको मैं कह रहा हूँ वो चूंकि सुस्त बने हैं कि वो डायरी मुझे दें। उसके अंदर जो ब्रिटिश हुकूमत ने स्पेशली इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि उन लोगों पर नज़र रखें लाहौर में और पंजाब में, चूंकि लाहौर की स्पेशल ब्रांच की डायरी है पुरानी 1920-15 की, कि जो लोग जर्मनी और
ऑटोमन से राब्ते में हैं, क्योंकि यहाँ पर जो अखबार थे, वक्त अखबार था, वो यहाँ पर उर्दू अखबार 100 साल पहले निकलना शुरू हो गया था। अभी 2015 में उर्दू की यहाँ 100 साल तकरीबात मनाई गई और पाकिस्तान ने एक स्पेशल टिकट भी जारी किया। सुहेल महमूद साहब जो आजकल सेक्रेटरी खारजा हैं, मेरे दोस्त, उन दिनों सफ़ीर पाकिस्तान थे, उनकी स्पेशल ख्वाहिश और इंसेंटिव पर वो टिकट रिलीज़ हुआ था। तो उर्दू यहाँ 1922-21 में यहाँ पर अखबारों में छपते थे, जो वहाँ से इनकलाबी आते थे। मेरी जुस्तजू की वजह इस मकाम से ख़ास ताल्लुक़ है। एक तो ये सूफिया कराम का जंक्शन था, यहाँ आते थे नक्शबंदी और कादरी अरब और तुर्क खित्तों में हिंदुस्तान से, और जो हिंदुस्तान के सूफिया कराम थे और हैं, आपको पता है उनका तुर्कों से बड़ा ताल्लुक है। आप जितने भी सूफी निकालें वो मोस्टली ईरानियन टर्क्स की फिर कई एजेस और स्टेजेस और उनके ट्राइब्स हैं। तो अबैदुल्लाह सिंधी मरहूम को मैं एक बहुत बड़ा इनकलाबी दानश्वर आलम दीन मानता हूँ। वो उनके साथ एक नौजवान थे जफर हसन ऐबक, 1989 में उनकी डेथ हुई और 1989 के बाद उनकी डायरी छापी गई जिसके अंदर बहुत मालूमात हैं। जफर हसन ऐबक 1915 में जब मुत्तहिदा अफवाज ने, चर्चर की मुत्तहिदा अफवाज जो गैलीपोली की जंग हुई थी, तो लाहौर से एक वफद चला था नौजवानों का गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में। उसमें जफर हसन ऐबक उसका 15 साल का एक नौजवान था 1915 में। तो वो जिन लोगों के साथ गया उसकी डिटेल आप मेरे सब सवाल पूछेंगे जो मैंने नोट्स बनाए हैं। तो वो पूरा ग्रुप कुरान पाक पर उनका हल्फ हुआ। वो मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी के फॉलोअर और जो उस वक्त उलमा कराम की एक तहरीक चल रही थी जो जहाद करके हिंदुस्तान को आज़ाद करना चाहते थे, खुसूसन देवबंद के लोग जो थे, वो उस स्कूल ऑफ थॉट के नौजवान थे और ये बड़े टैलेंटेड। आप सोचें जो 1915 में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में पढ़ता होगा कितना टैलेंटेड होगा। तो वो हिंदुस्तान से काबुल पहुंचे और वो सफ़र पढ़ने वाला है। कितनी मुश्किल से वो हरीपुर जाते हैं, रियासत अंब होती थी जहाँ पे ये टेक्सला से आगे, उसका जिक्र है। फिर काबुल चले जाते हैं मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी मरहूम और वहाँ पर एक जलावतन हिंद हुकूमत बनाते हैं। और वहाँ वो खाली जहाद नहीं करते, उन्होंने ठल के मुकाम पर जंग भी की। वो मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंने अपनी तहकीक में ढूंढे और उन्होंने लिखा हमें शिकस्त हो गई क्योंकि हमारे पास असला अच्छा नहीं था। लेकिन अफगानिस्तान में रेशमी रुमाल की तहरीक उन्हीं जफर हसन ऐबक के नोट्स हैं। मैं उनको, मेरी खुशकिस्मती कि 1988 में मैं उनको मिल चुका हूँ। 1989 में उनकी डेथ हुई। जफर हसन ऐबक जो कि पानीपत के रहने वाले थे। और मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी जब काबुल में रहे तो उनकी सबसे बड़ी कोशिश ये थी कि जंग आज़ादी के साथ साथ काबुल में एक इस्लामी वर्ल्ड इस्लामिक यूनिवर्सिटी बनाई जाए। इस्लामी से मुराद जदीद अलूम की यूनिवर्सिटी, जहाँ पे हिंदुस्तान, अरब, तुर्क सारी दुनिया से आए। वहाँ से वो एक लंबी दास्तान है जो आपने अक्सर किताबों में पढ़ी होगी और पढ़ सकते हैं। मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी और महेंद्र प्रताप सिंह जो थे उस जलावतन हुकूमत को बनाने वाले, और ये जफर हसन ऐबक जिनको मैं मिला जो सेक्रेटरी थे मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी के नौजवान। फिर ये सोवियत यूनियन चले जाते हैं जहाँ पर लेनिन इंकलाब बर्पा करता है। वहाँ पर ये राब्ता करते हैं कम्युनिस्टों से कि सोवियत यूनियन की चूंकि अंग्रेज़ों से लड़ाई थी, बरतानिया से, तो वो मदद लेने जाते हैं। तो वहाँ उनके चचरन बहुत इम्पॉर्टेंट एक फॉरेन मिनिस्टर था कम्युनिस्ट हुकूमत में लेनिन का, उनसे मुलाकातें हैं। उसके बाद मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी मरहूम यहाँ तुर्की आते हैं 1923 में। जब वो तुर्की पहुँचते हैं 24 जुलाई को, तो इस्तांबुल पर बरतानिया का कब्जा था, लिहाजा उनका जहाज़ यहाँ नहीं था उतर सकता। वो बहरा अस्वद के किनारे उतरे और वहाँ से अंकारा चले गए जहाँ पर अतातुर्क ने अपनी हुकूमत बनाई थी और जंग लड़ा था आज़ादी की। उसके बाद 3 माह बाद जब इस्तांबुल खाली हुआ और इस्तांबुल आज़ाद हो गया तो मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी मरहूम यहाँ आए और इसी मुकाम पर अब ये जो राब्ते बने हिंदुस्तान की, ये 100 साल में पहली दफ़ा मेरा ख्याल इस हवाले से यहाँ पर ये तकरीब हो रही है। और मैं तुगवा का और अन साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरी ये ख्वाहिश थी कि हम तुर्की आते हैं, बड़ा हम अपनी आइसक्रीम की फिल्में बनाते हैं, वो यूँ छीन रहा है, हम ड्रामे भी देखते हैं। तो जो इल्मी राब्ते होते हैं ये बहुत पक्के होते हैं। तो मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी जब यहाँ आते हैं, ये तकिया हिंद या सराय हिंद, तो इसको वो कहते हैं कि 2 मंजिला ये इमारत थी। यहाँ पर कौन कौन लोग आए, जो पढ़ने वाले लोग हैं वो जान कह रहा हूँ। रविंद्रनाथ टैगोर आए, बंगाली शायर,
वो मौलाना अबैदुल्ला सिंधी मरहूम को जहाँ मिलने आए, जिनको नोबेल मिला था आज से 100 साल पहले, जहाँ पर लाला लाजपत राय आए, यहाँ पर अब्दुल रहमान पेशावरी आए, जिनका साईं रजब तैयब अर्दवान ने अपनी तकारीर में भी जिक्र किया। मैं उनका बड़ा मदाऊँ। वो बेसिकली कश्मीरी थे, अब्दुल रहमान पेशावरी, और पेशावर के बड़े ठेकेदारों में उनके वालिद साहब थे। उन्होंने तुर्कों की बहुत मदद की, माली भी, प्रोफेशनल भी, मेडिकल के हवाले से। जंगे बल्कान में वो भी यहाँ पर आए, और इन्हीं मुलाकातों में डॉक्टर अंसारी आए, बहुत बड़ा वफद लेके। जब वार ऑफ इंडिपेंडेंस हो रही थी तो हिंदुस्तान वालों ने जो तहरीक खिलाफत चलाई थी, 1,24,000 स्टर्लिंग पाउंड जमा किया, और डॉक्टर अंसारी का वफद तो बड़ा मशहूर है, वो भी यहाँ तशरीफ़ लाए। और यहाँ पर आने वाले लोगों में इकबाल शदाई हैं, उनके पोते आज भी मुझे कह रहे थे आपने मेरे दादा का जिक्र क्यों नहीं किया। मैं कहा जब गुफ्तगू होगी, इकबाल शदाई साहब, अब आपका गिला भी ख़त्म कर दिया। आज उस मुकाम पर जहाँ पर इकबाल शदाई, तेजा सिंह यहाँ पर आए, जो गदर पार्टी के, अरे हाँ, जो अकाली पार्टी का तेजा सिंह आए, गदर पार्टी के लोग आए, जो कि लेफ्ट के लोग थे। याद रखना, पंजाब में जो गदर पार्टी थी, तो ये क्यों आते थे? अब बात ये है कि जो ऑटोमन थे वो सपोर्ट करते थे फ्रीडम फाइटर्स को। तुर्क हमें आज़ादी की जंग में, जो हमारी जंगे आज़ादी की मुख्तलिफ जहतें हैं 1940 से पहले की भी, चूँकि हम 1940 से अपनी तारीख शुरू करते हैं, जो हमारी आज़ादी की तहरीक 1857 से शुरू हो गई थी, जो हमने बर्रे सगीर के लोगों ने, तो उस वक्त से ऑटोमन ने बर्रे सगीर की आज़ादी की तहरीकों को सपोर्ट की। इसीलिए यहाँ पर जिन लोगों का मैंने नाम जिक्र किया है वो यहाँ थे। हाँ, वो रेशमी रुमाल मैं फिर बताता चलूँ कि वो पकड़ी गई जब काबल से, यही जफ़र हसन ऐबक उनके सेक्रेटरी थे, वो जिन्होंने पकड़ी, उनके पोते पड़पोते, बहुत बड़े लीडर हैं आजकल, बड़ा दान चबा कर तकरीरें करते हैं, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा भी रहे हैं, उन्होंने लीक की थी और उनको मुफादात भी मिले थे। उसकी आप मेरे से सवालों में जो आप, राजा महेंद्र प्रताप सिंह आए, जो जलावतन हिंदुस्तान की हुकूमत के बानी थे। और हाँ, यहाँ पर बर्रे सगीर की एक बहुत बड़ी डॉक्यूमेंट लिखी गई, जो मौलाना अबैदुल्ला सिंधी मरहूम ने रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी। वो था आज़ाद हिंदुस्तान का आइन, जो उन्होंने 20s में लिखा कि हिंदुस्तान एक फेडरल रियासत होनी चाहिए, और उसके 3 हिस्से कर दिए। और वो जो डॉक्यूमेंट थी वो यहाँ पर छापना नामुमकिन था, उर्दू नहीं थी होती, जो छापी गई वो पकड़ी गई उन्हीं गद्दारों ने जो मुल्तान से कोई ताल्लुक़ रखते थे। फिर उन्होंने बड़ी मुश्किल से, हाँ मैं ये बता दूं, मौलाना अबैदुल्ला सिंधी यहाँ जलावतन रहे अपने दोस्तों के साथ, लेकिन अपने वसाइल से रहे। ये नहीं था कि वो कोई वजीफ़ा लेके यहाँ रहते थे। अगर आप उनकी तारीख पढ़ें, उन्होंने जो पम्फलेट छापा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल हिंदुस्तान का, वो छाप कर उन्होंने हिंदुस्तान भेजा। और आप इस पर एक खुशी होगी, मेरे दोस्त हैं वलीद इकबाल भी और मुनीब इकबाल भी, इनको मैं सलाम पेश करता हूँ, चूँकि वो सुनेंगे शौक़ से, मुनीब साहब खुसूसन, कि कहा जाता है कि जो शिमला में अल्लामा इकबाल का जो खुतबा है एक नई मुमलिकत का, वो उसी मसवदे की बुनियाद पर है जो इस इमारत में लिखा गया, सराय हिंद में, जो मौलाना अबैदुल्ला सिंधी ने लिखा। और मौलाना अबैदुल्ला सिंधी को ट्रिब्यूट ना पेश किया जाए इस मकाम पर बैठ के, तो ये बहुत मीननेस होगी कि उन शख्स का, आप देखें कि वो सिख थे, मुसलमान हुए, और वो उन्होंने सिंधी कहलवाए, और फिर वो काबुल चले गए जद्दोजहद करते हुए, वहाँ से उठे तो फिर सोवियत यूनियन चले गए, वहां से उठे तो यहां आ गए। 100 साल, आज पूरे 100 साल बाद ये मैं बात कर रहा हूं, उनका वो जो वर्ल्ड एक्सपोजर था इतना बड़ा था। जैसे मैं अंश बच्चे को देखता हूं, इनका बड़ा एक्सपोजर हुआ है 2 साल से 3, मैं इनसे गुफ्तगू कर रहा हूं। उन्होंने जो वर्ल्ड एक्सपोजर उस वक्त कर लिया था, इंटरनेशनल पावर्स की कॉन्ट्राडिक्शन, काबुल में, सोवियत यूनियन की, तुर्की के अंदर, वो एक नतीजे पे पहुंचे। और आप उस आइन को अगर पढ़ेंगे, वो बड़ा दिलचस्प आइन था, उसमें औरतों के हकूक हैं, और वो अतातुर्क के बड़े मदाह थे। अब हम आते हैं जी, तुर्की से क्या सीखना चाहिए? हम कुल्फियाँ और वो वीडियो लेके चले जाते हैं कि वो कुल्फी बना रहा है और वो बेच रहा है, वो जो होता छीनने वाला, या ज़्यादा से ज़्यादा कोई ड्रामे का एक्टर मिल गया। जो इल्मी राब्ते हैं हमारे ऑटोमन और तुर्कों के साथ, जो हमारे तारीखी राब्ते हैं, आज़ादी के राब्ते हैं, और हम भी कम नहीं हैं। मैं ये भी बताऊं, हम तुर्कों ने हमारे पर एहसानात हैं उनके, कि हमने 1.25 लाख स्टर्लिंग पाउंड जब भेजा,
तो अतातुर्क ने उस पैसे का जो बैंक बनाया तुर्किश, आज भी तुर्की का बड़े बैंकों में आता है, और उस पैसे से पार्लियामेंट बनाई। और मैं अब आपको एक हकायक है, जब पाकिस्तान में यहाँ तुर्की में ज़ल्ज़ला आया, मैं उन दिनों यहाँ ही था, पहुँच गया ज़ल्ज़ले में, लोग वापस फ्लाइट से जा रहे थे, तो मुझे मुशाहिद हुसैन सैयद साहब का फ़ोन आया जो वज़ीर इत्तलात थे और ऑल इन ऑल थे वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के बाद। गोविंदी साहब क्या किया जाए? मैं कहा जी पाकिस्तान की तरपालों की बड़ी मैंने गूंज सुनी है कि इराक़ की जंग में गई हैं, इराक़ उन दिनों कोई तरपालें जा रही थी, तो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को मैं कहूँगा मदद तो जाएगी, जहाज़ के साथ जाएँ। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, मैं किसी जमात में नहीं, ये मैं बता दूं, किसी की तारीफ़ करने से मुझे अपने मुल्क की तारीफ़ करनी है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, वो यहाँ आए, जलावा जो मरकज़ था, सड़कों में गलियों में खुद उन्होंने तकसीम किए, वो कपड़े ओरिजिनल नए वाले, पुराने नहीं, और वो तरपालें और मदद की जहाज़ पर आए। फिर जब पाकिस्तान में 2010 का ज़ल्ज़ला आया तो साईं रजब तैयब अर्दवान गए इसी तरह, तो उनके जो प्रोटोकॉल इंचार्ज वज़ीर होता है सरदार आसिफ अहमद अली, मुझे याद है उन्होंने बताया कि जहाज़ उड़ रहा था तो मुझे सदर रजब तैयब अर्दवान ने कहा कि मैं आपके लिए एक तोहफ़ा लाया। वो कोई ज्वेलरी थी जो ऑटोमन पीरियड में जब आज़ादी की जंग यहाँ लड़ रहे थे तुर्क, जो हमारी माओ बेटियों बहनों ने अपनी बालियाँ जिसकी कहानियाँ आप सुनते हैं दी थी, तो वो तोहफ़ा दिया सरदार साहब को, वो फिर पता नहीं तोशा खाने में कहाँ से कहाँ चला गया। तो रजब तैयब अर्दवान भी गए। ये चूँकि पढ़े लिखे लोग हैं, इनको पता है तारीख़ का, हम पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, तालीम हमारा लिटरेसी रेट कम है, हमें अपनी तारीख़ का नहीं पता कि हमारी भी क्या कंट्रीब्यूशन है। मुझे अपने एक दोस्त हैं, वही फॉरेन सेक्रेटरी हैं आजकल, वो जब सफ़ीर थे तो मेरी सरगर्मियों को तुर्कों के साथ ताल्लुकात देखते थे, मैं बिल्कुल बेलौस होकर एक इल्मी काम पर यकीन रखता हूँ, तो उन्होंने कहा था आबियारी होती रहनी चाहिए दोस्ती में, करके फारग नहीं हो जाना, तो आबियारी होती रहनी चाहिए तब दोस्ती होती है। फिर तुर्कों के साथ 1974 में वेरी डिसाइसिव जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे। ये बहुत अहम बात है। 74 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मैंने पाकिस्तान टेलीविज़न पर ख़ुद सुना कि पाकिस्तान की एयरफोर्स, पाकिस्तान की नेवी, पाकिस्तान की फ़ौज तुर्की की फ़ौज है, और साइप्रस ऑपरेशन जो नजमुद्दीन अरबकान नायब वज़ीर आज़म थे और बलांद अजवत वज़ीर आज़म थे, कोलेशन थी, इन्होंने दुनिया का सबसे पीसफुल ऑपरेशन किया, साइप्रस ऑपरेशन, जहाँ पे जेनोसाइड हो रही थी तुर्कों की, और वो ऑपरेशन कामयाब हुआ। मुझे याद है अजवत साहब ने मुझे खुद बताया, मुझे ये सुना हुआ था कई लोगों से, यूनान के अंदर उन दिनों पाकिस्तानी बड़े जाते थे बहरी जहाज़ों में काम करने के लिए, थाउजेंड्स में थे, तो यूनानियों ने सारे वो ऑफलोड कर दिए, और जब वो ऑफलोड हो गए उनकी नौकरी चली गई, तो वज़ीर आज़म तुर्की ने कहा कि जितने लोग ऑफलोड हुए हैं यूनान से मैं सबको जॉब देता हूँ। लेकिन वही भुट्टो, मुझे याद है 28 अप्रैल को जब पार्लियामेंट में तकरीर करता है तो उन्होंने कहा था वाइट एलिफेंट को क्या क्या, यानी कि अमेरिका को क्या क्या मेरे से तकलीफ़ है, तो उसमें उन्होंने कहा था कि उसको साइप्रस में भी मेरे रोल पर तकलीफ़ है। ये बात रिकॉर्ड किया, हमें पता होना चाहिए। तो तुर्कों के साथ पाकिस्तान के बर्रे सगीर के लोगों के तारीख़ी ताल्लुकात हैं, इल्मी ताल्लुकात हैं, फ़िक्री ताल्लुकात हैं, और आज़ादी की जंगों के ताल्लुकात हैं। इसकी एक लंबी तफसील है। मैं चूँकि मैंने जैसे अंश को कहा था, मैं ज़्यादा सवालों पर यकीन रखता हूँ, ज़्यादा इंट्रैक्शन होती है। आप तो अमरीका पढ़ाते हैं, वेस्ट की आपको पता है, वहाँ मोनोलॉग पर कम है। तो हमारे जो ताल्लुकात हैं उसकी तारीख़ 1000 साल से है। मैं इनके इस्लामी तुर्कों का मुसलमान होने से भी पहले के हैं, सेंकियांग के ज़माने से। हमारे मतलब कई लफ्ज़ हैं, साईं रजब तैयब अर्दवान, हमारे भी साईं वहाँ कहते हैं। तो अब कईयों को पता चला कि अब मुझे तो चूँकि पुराना आता था, तो हमारे जैसे मैंने गिलगित कहा, आना जाना गैलगैत, तो वो ये है कि चूँकि वो रास्ता था गैलगैत, तो काराकुम, कोहे काराकुरुम, काराकुरुम। तो ये जो चीज़ें हैं, चूँकि मैं बिलीव करता हूँ इल्म एंथ्रोपोलॉजी पे, इंसानी तहजीबों का तसादम नहीं होता, इंसानी तहजीबों का मलाप होता है। और तुर्क तो मैं इनको अपना पड़ोसी कहता हूँ, और चूँकि तुर्कों के कई स्टेजेस और कई मुख्तलिफ दुनिया, इसको मैं तुर्क दुनिया कहता हूँ। लेकिन तुर्कों पर मुझे कितनी उम्मीद है, इसके बारे में मैंने एक अल हलाल में बहुत तफसीली कालम लिखा था कि 38 करोड़ इनका दावा है, वो 20 होंगे, जितने भी होंगे, अगली सदी में तुर्क दुनिया में एक बहुत अहम रोल अदा करेंगे। क्यों? जो तुर्क रियासतें हैं, जब सोवियत यूनियन टूटा तो यहाँ पे पूरा एक डिवीजन बन गया,
टर्किक रिपब्लिक्स का, उनके पास 100% लिटरेसी है, न्यूक्लियर्स हैं। हम समझते हैं ना हमारे पास है, इनके पास भी हैं। इनके पास न्यूक्लियर अगर हैं तो नेटो की इंस्टॉलेशन है, चूँकि एक अहम बात है, फिर किसी वक्त की जाएगी, लेकिन सेंट्रल एशिया में न्यूक्लियर हैं उनके पास, जो तुर्क हैं। 100% लिटरेसी, टेक्नोलॉजी। लेकिन इन सब तुर्कों का लीडर ये तुर्किया जमहूरिया रिपब्लिक ऑफ टर्की है। इनकी आज भी यहाँ पर एक ऐसा अदारा है मेरे जो नॉलेज में है, जो तुर्कों की ज़बान को एक करने पर तुला हुआ है। तो हमारे जो बरे सगीर के और फिर पाकिस्तान के खुसूसन ताल्लुकात हैं तुर्कों के साथ, 1000 साल की तारीख मैंने बताई, कुछ 500 साल की, और फिर मौलाना अबैदुल्ला सिंधी की। और मैं चाहूँगा कि हमें उनके लिए एक दुआ भी करें कि यहाँ पर जो मुजाहिदीन आए, जो टीपू सुल्तान के जहाँ जर्नैल दफन हैं, और मौलाना अबैदुल्ला सिंधी के बगैर इस मकाम का जिक्र ना किया जाए तो ये बड़ी मीनलेस होगी। चूँकि हम बरे सगीर के लोग वैसे सीखें कि एप्रिसिएशन क्या होती है। तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमने, और इन सारे बच्चों की जो आज यहाँ आए, मैं तुर्कों का शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि उन्होंने जंग आज़ादी में, बरे सगीर की जंग आज़ादी में, हिंदुस्तान की आज़ादी भी उसी में शामिल है, खाली पाकिस्तान नहीं, तुर्कों ने हमारी मदद की, माली मदद की, फ़िक्री मदद की, सोशली मदद की, पॉलिटिकल मदद की। वो बहादुर शाह ज़फ़र के ज़माने में जो ज़वाल शुरू हुआ था, उसके ट्रायल में जिसका जिक्र है, ये बातें बिल्कुल वो कालम नगारों या व्लॉगर्स की तरह नहीं है, मेरी रिसर्च का एक बुनियादी है। और मौलाना अबैदुल्ला सिंधी तक, और उसके बाद फिर 65 की जंग में, फिर 71 की जंग में, फिर 74 की किब्रस की जंग में हमने मदद की। और मैं कुछ खुशी की बातें भी बताऊं कि जब इस्तांबुल में, बड़े आप टर्किश के लाइन पे आते हैं, तुर्की में जो पहला बोइंग उतरा था और पूरे तुर्की में जश्न मनाया गया था, वो पाकिस्तान का था, PIA का था। देखें, और यहाँ पर मैंने वो ज़माना तो देखा हुआ है, जीवे जीवे पाकिस्तान के जब तराने लोग गाते थे। तो हमारे ये ताल्लुकात, हम नौजवान जो यहाँ पढ़ने आए हैं, अपने इन हीरोज़ को, मौलाना अबैदुल्ला सिंधी को, अब्दुर्रहमान पेशावरी को, और टीपू सुल्तान के जर्नैल को, और सैयद जिनका जिक्र किया उनका अगर जिक्र ना किया जाए, डॉक्टर इंसारी का, और बड़े लोग, रविंद्रनाथ टैगोर, तो ये ज़्यादती होगी। और मैं आज एक हिस्टोरिकली शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ तुर्कों का, पूरी इस तुर्क कौम का, कि उन्होंने हमारी आज़ादी की जंग में, हिंदुस्तान के लोगों की आज़ादी की जंग में हमारा साथ दिया, हमने इनकी आज़ादी की जंग में साथ दिया। मुझे याद है 4-5 साल पहले मैं एक जगह बैठा हुआ था, अपना तुर्की के समुंदरी किनारे में। मेरी बेगम जो है वो लबनानी है, तो उसकी मदर हयात थी, तो हम खाना खाने गए थे। तो वहाँ पर एक बंदा मेरी बातें सुन रहा था। तुर्क ऐसे वैसे ह्यूमरस नहीं होते, ज़रा रिजर्व होते, तो वो मेरे साथ अंग्रेज़ी बोलने लग गया। तो वो दूर बैठा हुआ था अपनी किसी मुझे बोल, मैं क्या आप कौन हो? तो उसने बड़ी दिलचस्पी से कहा, फिर मैं कहने मैं अब नहीं, मैं छोड़ूंगा, मैं अपनी सारी फैमिली को छोड़ के उनके पास गया। कहता है मैं पंजाबी हूँ, आई एम पंजाबी। मैं कहा बट यू आर स्पीकिंग लाइक अमेरिकन इंग्लिश। कहता है मैं डॉक्टर हूँ, हार्ट का डॉक्टर है, कि मेरा बाप ब्रिटिश इंडिया आर्मी में आया था, उसको अंग्रेज़ ने कहा था जहाद हो गया, हम जहाद करने जा रहे हैं। जब वो यहाँ आए, जब ब्रिटिश इंडियन आर्मी, अंग्रेज़ की आर्मी जब यहाँ गैलीपोले में लड़ने आई, तो उन्होंने कहा अजानें तो उधर हो रही हैं जहाँ पर तुर्क लड़ रहे हैं। तो वो भगोड़ा हो गया ब्रिटिश आर्मी से। कहते, मैं कहा कहाँ से? कहता है यकीनन सेंट्रल पंजाब। मैं कहा चकवाल खुशाब से हो गए। तो कहता है मेरा दादा भगोड़ा होकर तुर्कों के साथ शामिल हो गया, और उसने कहा जहाद तो उधर हो रहा है। वो डॉक्टर साहब मेरे साथ राब्ते में हैं। तो हमें ऐसे ताल्लुकात को मजबूत करना चाहिए बच्चों, ये बहुत अहम है। हमें अपने पे भी फ़ख्र करना चाहिए, तुर्कों पे भी फ़ख्र करना चाहिए। मैं तुर्कों का फिर बार बार इसलिए शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज़ादी बड़ी कीमती चीज़ है। और अब्दुर्रहमान पेशावरी जो कश्मीरी थे और पेशावर में रहते थे, यहीं पर शहीद हुए थे, यहीं उनकी कब्र है। हम ऐसे लोगों का जिक्र करेंगे तो हमें तुर्क भी अदब से देखेंगे, जैसे हम उनको बहुत मोहब्बत से देखते हैं। जैसे मैं अक्सर तुर्कों को कहता हूँ, हम तो सियाहत करने जाते हैं, आप भी सियाहत करने आया करो, हमारे पास भी बड़े खूबसूरत खित्ते हैं। आप पाकिस्तान आओगे तो एयरपोर्ट से आपका होटल भी कैंसिल होगा तुर्कों के लिए, आपका सारा कुछ कैंसिल करके आपको गाड़ी भी दे देंगे। हम बड़े मेहमान नवाज हैं, हम पाकिस्तानी बहुत मेहमान नवाज हैं। मैं 100 मुल्क घुमा हूँ जहांगीरदी में, हम मेहमान नवाजी में कमाल हैं। और मेरे जितने तुर्क दोस्त आते हैं, मैं कभी नहीं देखता वो किस स्कूल ऑफ थॉट के हैं, मेरे लिए वो तुर्क है बस। और जैसे आप सब देखते हैं कि वो तुर्क है, हम कभी नहीं उसमें डिस्क्रिमिनेशन करते। तो तुर्कों का शुक्रिया, खुसूसन मौलाना अबैदुल्ला सिंधी मरहूम की आज याद ताज़ा हुई है, अब्दुर्रहमान पेशावरी की, वो सरदार इमाम की,
और उस ऑटोमन एडमिरल की जो हिंदुस्तान गया हुमायूं के ज़माने में, मैं इस शुक्रिया के साथ मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी को बार बार इसलिए ज़िक्र कर रहा हूँ कि ये हमें चीज़ें याद रखनी चाहिए कि वो किस कठिन हालात में यहाँ रहकर 4-5 साल रहे और आज़ादी की जंग को उन्होंने इस्टेब्लिश किया, पर वो हिंदुस्तान गए और आज हम एक आज़ाद वतन के तौर पर हैं। हम यहाँ आज पढ़ने भी आते हैं और मैं बच्चों को कह रहा था कि इससे बड़ा काम कोई नहीं कि आप तालीम हासिल करें, और डॉक्टर साहब जैसे कह रहे थे कि इनसे सीखें भी और चीज़ें। तुर्कों से मैंने बड़ा सीखा, मैंने क्या क्या सीखा वो भी बता दूँ, क्योंकि मैं अरबों का दामाद हूँ, तो मेरी बीवी लबनानी है, तो अरबों ईरानियों तुर्कों से मैंने अपने वतन और अपनी कौम से मोहब्बत करना भी सीखी। ये मैंने तुर्कों से सीखा, और यही जब हम अपने वतन और कौम को मजबूत करेंगे तो उम्मा खुद मजबूत होती है। 22 करोड़ जो पाकिस्तान के लोग हैं वो उम्मा का हिस्सा हैं, जब हम इस्लामी हवाले से कहते हैं। तो आप सबका शुक्रिया। तो मैं इसी के साथ शुक्रिया के साथ अन साहब को कहूँगा, मैं एक दुआ ज़रूर होनी चाहिए, फातह ज़रूरी है ना, कराएँ। वो हाफिज़ साहब का जिक्र करके ये माइक ले लें। अच्छा उधर कर तो बेटा ये माइक ले लो हाफिज़ साहब, कर लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अल्लाह, जिन हस्तियों का या अल्लाह यहाँ पर ज़िक्र किया गया है, या अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमा, उनको अपने करीबी लोगों में शामिल फ़रमा, उनको हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस नसीब फ़रमा। या अल्लाह तू उनसे राज़ी हो जा, और या अल्लाह जो उन लोगों ने इस्लाम के लिए, मुसलमानों के लिए अल्लाह जो उन्होंने मेहनतें की हैं, जो जिद्दोजहद की है, जो अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं, खुसूसन मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी, उनकी या अल्लाह तू उनसे राज़ी हो जा, या अल्लाह तू उनसे राज़ी हो जा। या अल्लाह अब्दुर्रहमान पेशावरी, उनका बहुत तज़किरा हुआ इस महफ़िल में, या अल्लाह तू उनसे राज़ी हो जा। या अल्लाह हमें अपनी आने वाली नस्लों में इन लोगों के किस्से, इन लोगों को हीरो बनाकर पेश करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, और या अल्लाह हमें अपने हीरो, अपने मोहसिनीन पर या अल्लाह फ़ख्र करने वाला बना। या अल्लाह हमें अपनी हज़ारों साल की तारीख़ से जोड़ दे, और उस तारीख़ के ज़रिए से या अल्लाह अपने दीन का इस दुनिया के ऊपर ग़लबा नसीब फ़रमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन, आमीन व रहमतिका या रहमान।